नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे धारा 18 से लेकर आगे की धाराओं के बारे में। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल आपके बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट शुरू करते हैं। देखिए, धारा 18 प्रावधान करती है आनुवंशिकी सलाह केंद्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं, आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण। देखो साथियों, यानी कि जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 18 के अंतर्गत। यानी कि सवाल आपसे सीधा पूछा जाएगा कि आनुवंशिकी सलाह केंद्रों, प्रयोगशालाओं और क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो धारा 18 के अंतर्गत किया जाता है। साथियों, पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत 2002 में एक संशोधन किया गया था और जिसके द्वारा इन सलाह केंद्रों और आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और क्लिनिकों का जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंपलसरी कर दिया गया। इससे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, लेकिन अनिवार्य रूप से प्रावधान नहीं होने के कारण कुछ लोग इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे। लेकिन 2002 में केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट करके ये प्रावधान कर दिया कि अब ये कंपलसरी होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा इस एक्ट के अंतर्गत। अब साथियों, यहां से अगला सवाल जो बनता है वो आपसे ये पूछा जाएगा कि आनुवंशिकी सलाह केंद्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं, आनुवंशिकी क्लिनिकों का जो रजिस्ट्रीकरण है वो कब से अनिवार्य किया गया? तो आपको याद रखना है 2003 से, क्योंकि साथियों 2003 में ये एक्ट जो है वो लागू हुआ था। लागू होने का अर्थ ये होता है जो संशोधन किए गए थे वे संशोधन 2003 में लागू हुए थे, तो ये 2003 से आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य माना जाएगा। वही सवाल को बदल दिया जाए कि किस जो है संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया, तो 2002 के द्वारा। ठीक है साथियों, चलिए आगे धारा की बात करते हैं। अगली धारा, धारा 19, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। यानी कि साथियों यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया जाएगा तो आवेदन के पश्चात उसको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी कुछ कंडीशंस हैं। कैसे? यहां पे 3 कंडीशंस आपके सामने हैं साथियों। पहला, जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो सबसे पहले जब अप्लाई किया जाएगा तो उसे या तो मंजूर किया जाएगा, और अगर मंजूर कर दिया गया तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। लेकिन यदि उसी प्रमाण पत्र के लिए आपको जो है ना मंजूर कर दिया जाता है, आपने अप्लाई किया और समुचित प्राधिकारी द्वारा इसको जो है मंजूरी प्रदान नहीं की जाती है, तो जब वो मंजूरी प्रदान नहीं करने के जो कारण होंगे उन कारणों को लेखबद्ध करेगा। मान लीजिए किसी आनुवंशिकी प्रयोगशाला के लिए किसी ने अप्लाई किया, सलाह केंद्र के लिए कर सकता है, क्लिनिक के लिए कर सकता है, उस रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई किया और समुचित प्राधिकारी द्वारा उसे नामंजूर किया जाता है, तो नामंजूर करने के जो कारण होंगे वो नोट डालकर उसके अंदर उसे लिखने होंगे ताकि वो जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जा सके। और मंजूर कर दिया जाता है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे, नवीनीकरण। देखो साथियों, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और पूछा जाता है कि आनुवंशिकी सलाह केंद्रों के जो रजिस्ट्रीकरण होता है उसका नवीनीकरण, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको याद रखना है धारा 19 के अंतर्गत जो है ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया जाता है, और ये कार्य भी आपके जो है समुचित प्राधिकारी द्वारा ही किया जाता है। आगे हम बात करते हैं धारा 20 साथियों। धारा 20, रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण। यानी कि समुचित प्राधिकारी द्वारा जब एक बार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद में उसका निलंबन या रद्दकरण भी किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? मान लीजिए वो प्रसव पूर्व लिंग चयन पद्धति के द्वारा हो सकता है, भ्रूण में जो लिंग है उसका पता कर रहे हों, ऐसे किसी क्रियाकलाप में वो संलिप्त हों, तो जब भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि जिस भी कारण से उनका जो निलंबन किया जाएगा या उस जो है रजिस्ट्रेशन का रद्दकरण किया जाएगा, तो उसका साथियों यहां पर जो है कारण लेखबद्ध करना अनिवार्य है। यानी कि आपका जब भी समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी भी आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला, आनुवंशिकी क्लिनिकों का जो रजिस्ट्रेशन का निलंबन या रद्दकरण किया जाएगा तो उसके कारण उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे साथियों। चलिए, धारा 21, अपील।
अब धारा 20 में जब सलाह केंद्रों का जो है निलंबन कर दिया या उसका रद्दकरण कर दिया, तो इसके विरुद्ध में अगेंस्ट में अपील कहाँ की जा सकती है। तो देखिए साथियों, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 20 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है और बनता भी है, 30 दिनों के भीतर क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। ठीक है साथियों, किसके विरुद्ध की जा सकती है, समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध, क्योंकि निलंबन और रद्दकरण का आदेश कौन पारित करता है, समुचित प्राधिकारी। लेकिन ये समुचित प्राधिकारी द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा, उस आदेश पारित करने की जो तिथि होगी उस तारीख से 30 दिनों के अंदर अंदर अपील करनी होगी। अपील कहां की जाएगी, जहां अपील केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध होगी वहां अपील केंद्र सरकार के पास की जाएगी, और जहां अपील राज्य के समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध होगी वहां राज्य सरकार के पास की जाएगी। ठीक है साथियों, तो आपके सामने जो सवाल बनते हैं कि अपील का प्रावधान धारा 21 में है, कितने दिनों के अंदर की जा सकती है, आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है, और केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध केंद्र सरकार में और राज्य समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार में की जा सकती है। अब आगे हम बात करते हैं धारा 22, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग अवधारणा संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल सीधा पूछा जाएगा, पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत विज्ञापन का प्रतिषेध किस धारा के अंतर्गत आता है। तो आपको सीधा याद रखना है धारा 22। ठीक है, और इसके लिए दंड का प्रावधान भी, यदि कोई व्यक्ति पीसीपीएनडीटी एक्ट से संबंधित किसी प्रकार का कोई विज्ञापन करता है, मान लीजिए इसके अंदर जो प्रावधान है कि हमारे यहाँ पर लिंग चयन किया जाता है, टीवी के माध्यम से एडवर्टाइज किया जा सकता है, इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है, किसी भी माध्यम से अगर कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई भी प्रचार करता है, ठीक है, विज्ञापन देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, तो उसके लिए जो है दंड का प्रावधान भी इसी धारा में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि भाई आप जो है इस प्रकार का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अब अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो साथियों दंड जो होगा वो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो है वो होगा 10,000 रुपए तक जुर्माना। तो ये प्रावधान किया गया है। तो सीधा सा यहां से आपसे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि विज्ञापन का प्रतिषेध किस धारा में, धारा 22 में है। और यदि हम बात करें पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत विज्ञापन किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान कितना है, 3 वर्ष तक का कारावास होगा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा साथियों। तो चलिए अब आगे की धाराओं के बारे में बात करते हैं। धारा 23 अपराध एवं शास्तियां, यानी कि इस पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध किया जाएगा उसके लिए जो है सजा का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम व अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 23 में किया गया है। अब साथियों क्या दंड के प्रावधान किए गए, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, आपसे वो सवाल पूछता है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जो है पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है, तो धारा 23 इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या अन्य कोई व्यक्ति जिसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, यदि वो पहली बार इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो किया गया है 3 वर्ष तक का तो कारावास और साथ में 10,000 रुपए जुर्माना। ₹10,000 तक का जुर्माना। यदि वह व्यक्ति दोबारा
इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और दोषी पाया जाता है, देखो दोष सिद्ध होने पर, यानी कि जब तक कोर्ट के द्वारा उसे इस मामले में दोषी साबित नहीं कर दिया जाता तब तक उसके ऊपर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही कोर्ट के द्वारा उसे दोबारा दोषी साबित कर दिया जाता है तो फिर उसे 5 वर्ष तक का कारावास और साथ में 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है साथियों, यानी कि पहले दोष सिद्धि पर तो 3 वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना, और उसके बाद में यदि दोबारा वो ऐसा इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे जो 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। अब साथियों यहाँ पर अगर ऐसा कोई कार्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाता है तो उस दशा में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का जो नाम है वह समुचित प्राधिकारी के द्वारा संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद आयुर्विज्ञान परिषद को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजना, ये किसका काम है? समुचित प्राधिकारी का। तो यहाँ पे पहला ही सवाल तो ये होता है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में होता है साथियों। ठीक है, अगला, अब अगर वो दोषी पाया जाता है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? ऐसी कंडीशन में उसका नाम जो है राज्य आयुर्विज्ञान परिषद से हटाया जाएगा। अगर वो पहली बार ऐसा जो है उल्लंघन करता है तो उस कंडीशन में 5 वर्ष तक, यानी कि यदि पहली बार रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को ऐसा कार्य करने के लिए दोषी पाया जाता है तो उसका नाम 5 वर्ष तक के लिए हटाया जाता है। लेकिन अगर वो दोबारा ऐसे करते हुए पाया जाता है और उस पर दोष आरोप साबित होते हैं तो ऐसी कंडीशन में स्थायी रूप से उसका जो नाम है वो राज्य आयुर्विज्ञान परिषद से हटा दिया जाता है साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 23 के तीसरे प्रावधान की। कोई व्यक्ति किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन करने या प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए सहायता लेगा। देखो साथियों, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है यदि वो किसी ऐसी स्त्री की मदद लेता है जो गर्भवती है और उस पर किसी भी प्रकार की जो लिंग चयन पद्धति है उसका उपयोग करता है या प्रसव पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग उस पर करता है तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर क्या होगा? दंड के प्रावधान लागू होंगे। प्रथम दोष सिद्धि पर जो है हम यहाँ बात करें 3 वर्ष तक का कारावास, और 50,000 रुपये तक का जुर्माना। यदि दोबारा वो ऐसा करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। उस व्यक्ति या उस महिला को देना होगा जिसको इस पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के लिए हम बात करें जिम्मेदार माना गया है। यहां पर इसको गौर से समझने वाली बात है, कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला की मदद लेता है उस पर लिंग चयन करवाने के लिए और वो महिला एग्री करती है कि भाई मेरा लिंग चयन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में उस महिला पर भी ये दंड के प्रावधान लागू होंगे साथियों। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है चौथे पॉइंट में बताई गई है कि दंड के प्रावधान ऐसी स्त्री पर लागू नहीं होंगे जिसको प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने या उसके जो गर्भ में जो बच्चा है उसका लिंग चयन करने के लिए हम बात करें विवश किया गया हो, बाध्य किया गया हो उसे कि नहीं आपको तो करवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए घर में कुछ लोग होते हैं
और वो किसी महिला को लेकर जाते हैं प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए या लिंग चयन का पता करने के लिए। ऐसी कंडीशन में महिला अगर खुद एग्री होती है, खुद की मर्जी से जाती है, तब तो उस पर ये जो है दंड के प्रावधान लागू होंगे। लेकिन यदि महिला खुद की मर्जी से नहीं जा रही है और घर वाले उसको ज़बरदस्ती लेकर गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस महिला पर दंड के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये सब निर्भर करता है उस महिला के स्टेटमेंट या बयान पे और बाकी जो लोग हैं उन पर भी। ठीक है साथियों, तो ये आपके धारा 23 के प्रावधान थे। आगे की धाराएं हम अगले पार्ट में बात करेंगे। इस पार्ट में इतनी ही धाराएं। तो चलिए साथियों, आपको और भी किसी विषय पर, किसी कंटेंट पर, किसी टॉपिक पर यदि आपको कोई कक्षा चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक पर आपके लिए कक्षा लेकर आएँ साथियों। ज़रूर बताइएगा कक्षा कैसे लगी और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।